जिन लोगों को फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट है उन्होंने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी विकास सर की, जिसमें वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन फ़िलॉसफ़ी के कंसेप्ट को समझाते हैं। कंसेप्चुअली बताते हैं कि ब्रॉडली बताते हैं कि कैसे वेदों से ओशो तक सफ़र रहा है भारतीय परंपरा का दर्शन में। तो आप समझिए, एक जो इतना बड़ा एकदम रेवोल्यूशनरी वीडियो है, वो लेक्चर है, उसमें आखिरी में आ रहा है वेदों से ओशो तक। तो कहा जा सकता है कि ओशो दर्शन में अपना बहुत बड़ा जो है नाम करके गए हैं, दर्शन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ओशो की, कहीं ना कहीं उन्हें फिलोसोफर तो कहा ही जाता है, जो कि वो थे, दार्शनिक वो थे। भले सिस्टमैटिक फिलोसोफर, अगर हम ओशो को कहें कि वो फिलोसोफर नहीं थे, और हम ये बेसिस यूज़ करें कि वो सिस्टमैटिकली उन्होंने मेटाफिज़िक्स पे कुछ नहीं बोला है, उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी पे कुछ नहीं बोला है, उन्होंने ऑन्टोलॉजी, वैल्यू थ्योरी, ये सारे एथिक्स, ये सब पार्ट्स हैं, ब्रांचेस हैं फिलोसफी की, थियोलॉजी, तो इन सब पे नहीं बोला। तो उस वे से देखें तो सिस्टमैटिकली ओशो इज़ नॉट अ फिलोसोफर। बट अगर हम ये कहते हैं कि इस बेसिस पे कि ओशो फिलोसोफर नहीं है, तो हमें फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, फ्रीडरिख विल्हेम नीचा और लियो टॉल्स्टॉय और जितने भी मॉडर्न फिलोसोफर हुए हैं, एल्बर्ट कामू, जॉन पॉल सार्त्र और ऐसे कई नाम हैं जो नहीं कहलाने चाहिए फिलोसोफर्स, बट अभी भी हम उनको कहते हैं फिलोसोफर। जैसे एल्बर्ट कामू, उनको हम फिलोसोफर कहते हैं। लेकिन ओशो के साथ एक और नाम भी जुड़ा है, वो है स्पिरिचुअल गुरु, और जो कि उनका काम भी ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी के उसमें रहा है। जैसे अगर कहे तो ताओ उपनिषद हो गया, उनकी ही एक श्रृंखला चलाई गई है जिसमें वो ताओइज़्म को समझाते हैं, वो लाओ त्से को समझाते हैं, वो उन्होंने कई और दार्शनिकों के ऊपर भी डिस्कोर्सेज अपने लाए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिज्म कनेक्ट हो पाता है फिलोसफी से मैक्सिमम ब्रांचेस में। अगर हम कहें एपिस्टेमोलॉजी से कनेक्ट हो पाएगा स्पिरिचुअलिज्म, थियोलॉजी से कनेक्ट हो पाएगा, एथिक्स से कनेक्ट हो पाएगा, वैल्यू थ्योरी से कनेक्ट हो पाएगा, ऑन्टोलॉजी से कनेक्ट हो पाएगा, लेकिन मेटाफिजिक्स से स्पिरिचुअलिज्म नहीं कनेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, या ब्रॉडली हम कहें वेदांत, जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है भारतीय परंपरा में दार्शनिक तौर से। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कहते हैं कि ओशो एक दार्शनिक तो थे, रैशनल थिंकर थे, लेकिन इतनी मेटाफिजिकल बातें करते थे कि आदमी को वो पहले तो एकदम हिट हो जाता था कि अरे ऐसा कुछ है। चूँकि मैंने जब दर्शन की शुरुआत करी थी, मैंने ओशो को कम से कम 2 साल सुना है कंटिन्यूसली, और ओशो की जो ध्यान वाली जो परंपरा उनकी है, ध्यान वाली जो उनकी शाखा एक है, वो मैंने मैक्सिमम चीज़ें करी भी हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं ध्यान करूँगा तो मैं एक ऐसी स्थिति में आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन जब मैं और बढ़ा, और लोगों से मिला, और लोगों को समझा, कृष्णमूर्ति को समझा, आचार्य प्रशांत जी को समझा मैंने, तब मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी ज्ञान के बिना आप दर्शन को, स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझ सकते हो। काम ये है, जैसे 2-3 पॉइंट्स हैं। ओशो कहते हैं कि सेक्सुअल जो एनर्जी है उसे कन्वर्ट करना है हमारी, उसी से हम जैसे एक टाइटल लेते हैं, संभोग से समाधि की ओर। संभोग जब हम कहते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स इज कनेक्टेड विद ह्यूमन बॉडी। अगर हम कहें कि सेक्स करना है मुझे तो सेक्स करना है इस बॉडी को, सेक्स इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी। जब हम बात करते हैं आध्यात्म की, तो आध्यात्म का ओवरऑल जो सिनेरियो है वो यही है कि यू आर नॉट अ बॉडी। अद्वैत वेदांत या वेदांत बेस ही इस चीज़ पे उसका बना है, जहाँ पे हम कहते हैं कि देर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। उस सिनेरियो को, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम कह देते हैं कि ये बंदा समाधि को प्राप्त हो गया, नॉन डुअलिस्टिक स्टेट में पहुंच गया। और ओशो के जो सिद्धांत है, जो नॉन डुअलिस्टिक स्टेट के, वो बहुत ज़्यादा ही कहा जाए स्पिरिचुअलिटी से तो नहीं कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिज्म का अगर सिद्धांत चालू हुआ है, स्पिरिचुअलिज्म की अगर शाखा जो बनी है,
वो चालू हुई है उपनिषद से। तो उपनिषदों को अगर समझें तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि उपनिषद ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको बैठना है, आपको आत्मचिंतन करना है, लेकिन मात्र बैठ जाने से कहीं पे आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जिसको पाने की बात करते हैं ओशो। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ओशो के साथ, जो कि चूंकि ओशो की मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं। उनका एक किताब है ध्यान सूत्र, और जिसमें वो बात करते हैं टेक्निक्स की, कैसे आप टेक्निक्स वगैरह जो होती हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये फला फला चीज़ अगर मैं कर दूं तो मुझे ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि समवेयर आई एम, आई वुड से, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ द कंसेप्ट ऑफ निष्काम कर्म योग, जो कि पूरा सार है गीता का, भगवत गीता जी का, कि निष्काम कर्म योगी कौन होता है, जिस जो जो पहली बात तो जब अच्छा जो सही कर्म होगा, जो सत्कर्म होगा, सत्कर्म, जब हम सत होंगे तो हमारा कर्म भी अपने आप सत हो जाएगा। आप समझिए, आत्म की बात करती है भगवत गीता, आत्म सही तो कर्म सही। फिर आपको मैं, मेरे कहने का मतलब ये, यू डोंट नीड टू पुट एफर्ट्स कि भाई मुझे अच्छे काम करने हैं, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे हो तो आपसे अच्छे काम ही होंगे। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को अच्छे काम के लिए। तो कहते हैं कि जो सत्कर्म होते हैं वो सत व्यक्ति के द्वारा ही निकल सकते हैं। जो सत सत हो गया, सत से सत ही निकलेगा, ऐसे कहते हैं, सत से सत ही निकलेगा, असत नहीं निकल सकता है सत से। ये बेसिक इंडियन फिलोसफी की थ्योरी है कि सत से सत निकलेगा, सत से असत नहीं निकल सकता है, असत से सत भी नहीं निकल सकता है। और जिसको लगता है कि असत से सत निकल रहा है, वो बस उसको कहा जाएगा उसका ये डेल्यूजन है, कि उसको लग रहा है मैं असत हूँ और मुझसे भी सत निकल सकता है। सत असत क्या है? शंकरा शब्दावली में अगर हम देखें तो सत्य को कहते हैं एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टिंग थिंग। जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म जो है इज द अल्टीमेट रियलिटी, इज द अल्टीमेट एग्जिस्ट, मतलब अगर कहा जाए तो खाली ब्रह्म एग्जिस्ट कर रहा है, और जो जगत है वो मिथ्या है। यानी कि जगत जो है, जिस तरह आप जगत को जिस देख रहे हो, वो जो है वो असल में नहीं है, ब्रह्म ही सत है। तो यानी कि कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि आपको ब्रह्म की सत्ता को हर जगह देखना है। जैसे रामानुजाचार्य का पिछली बार मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो क्योंकि वैष्णव परंपरा के मैं आचार्यों का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन चूंकि वो बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं लेता हूँ, क्योंकि जो साउथ के आड़ संत थे, उनका ये कंसेप्ट है कि उन्होंने ही एक रेवोल्यूशन लाए। जो शूद्र जो लोग थे, और जो सो कॉल्ड ऊपर वाले जो लोग थे ब्राह्मण, उनके बीच में जो द्वेष था उसको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा के आचार्यों का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। वैसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो शंकराचार्य का ही रहा है, नॉन डुअलिज्म के कंसेप्ट को पुनर्जागृत करते हुए। लेकिन अगर हम थोड़े मॉडर्न टाइम में आ जाए, थोड़े से आगे अगर हम बढ़ें, तो हम ये पाते हैं कि रामानुजाचार्य और माधवाचार्य का हम नाम नहीं ले सकते इस चीज़ में, वल्लभाचार्य का कह सकते हैं। तो ये कुछ आचार्य हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करा बहुत बेसिक लेवल पे कि हम जो है ब्रह्म की सत्ता को परम माने। तो ये है कुछ बातें। और मेटाफिजिक्स जो सब्जेक्ट है इटसेल्फ, उसका कुछ उतना मानिए कि उसका उतना कुछ रिलेशन नहीं है ह्यूमन सफरिंग से, उसका कुछ इतना बड़ा रिलेशन नहीं है ह्यूमन एग्जिस्टेंस से भी। मैंने अगर हम कह रहे हैं मेटाफिजिक्स, तो पहले हम ये तो समझ लें कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, पहले तो हम इसको जानेंगे ना। मेटाफिजिक्स, और अगर कहा जाए, और कुछ नहीं है कि और कुछ नहीं है, जब जड़ और चेतन के बीच का एकत्व का भाव हो जाता है, उसको कह देते हैं कि हाँ जो है आपको कुछ मेटाफिजिकल फील हो गया, आपको कुछ मेटाफिजिकल पता चल गया। जैसे आचार्य जी का अभी कुछ समय पहले एक डॉक्टर तनु जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट आया था, जिसमें वो कह रहे थे, क्या उन्होंने पूछा क्या आप एनलाइटेंड हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जब भाव लोग कहते हैं कि हमें एक बार हुआ, वो तो हर समय प्रत्यक्ष हो रहा है। तो कब तक की याद रखें कि हम एनलाइटेंड है? ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि जब अब देखा जाए कि हाँ मुझे याद आता है कि मैंने एक बार ऐसा कुछ हुआ। जैसे कि ओशो के बारे में कहा जाता है कि वो नहा रहे हैं तो नहाते ही रहे जिस दिन एनलाइटनमेंट उनको प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं ये बातें सुनने में, समझने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा रोचक लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है भी नहीं। ज्ञान के बिना, ज्ञान की साधना के बिना
वेदांत के करीब आए बिना आप वो चीज़ें नहीं जान सकते हो, वो चीज़ें नहीं समझ सकते हो जो असलियत है अध्यात्म की, जो असलियत है स्पिरिचुअलिज्म की, जो असलियत है भारतीय परंपरा की दार्शनिक तौर से। तो ये चीज़ें समझिए। ओशो की ऐसे ऐसी बात नहीं कि ओशो ने कभी कुछ नॉर्मल जो आध्यात्मिक चीज़ होती है, ओशो ने ही बात करी थी कि साक्षी भाव की बात। ओशो की हर, अगर आप डिस्कोर्स में जाएं तो कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव। तो क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जर्वर है वो मात्र अगर साक्षी हो जाए अपने जो है सराउंडिंग के, तब वो समझ पाएगा कि मैं और कुछ नहीं हूँ, ये जो इतना बड़ा प्रवाह है प्रकृति का, उसके उसी का मैं एक वो हूँ, तो मैं इटसेल्फ प्रकृति हूँ। ये बहुत आगे की बातें हैं, इस पे भी हमारी बातें होंगी, हमारी चर्चाएं होंगी आगे के वीडियोस में। तो ये कोई वैसा नहीं था, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओशो की जो मेटाफिजिक्स है वो कहीं ना कहीं इटसेल्फ फिलोसफी की जो ब्रांच है मेटाफिजिक्स, वो कनेक्ट नहीं हो सकती है फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म। तो यही था आज का वीडियो। मैं कोई यहाँ पे ओशो की वो नहीं करने आया, निंदा नहीं करने आया हूँ, बस मुझे जो कुछ पॉइंट्स लगते हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं और जो कि लोगों को भ्रम दिया है कहीं ना कहीं, वो यही है कि कुछ ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ जो तुम्हें एकदम बदल के रख देगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। प्रत्यक्ष आपको जो है काम करना पड़ेगा, आपको रोज़ चूज करना पड़ेगा लिबर्टी को। हमारे पास वेदांत कहता है हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है, हमारे पास हमेशा चॉइस रहती है। असली चुनाव, सही चुनाव ही मुक्ति है। ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन आपको मिल जाएगी मुक्ति। असली चुनाव ही मुक्ति है। असल चुनाव जो होगा, और असली चुनाव हो कब पाएगा, जब हम आत्मज्ञानी होंगे। आत्मज्ञान के प्राप्ति के बाद हम कुछ असत नहीं चुन सकते, हम हमेशा सत्य ही चुनेंगे। ये है कुछ कंसेप्ट्स भगवत गीता के, ब्रह्म सूत्र के और वेदांत सूत्र के। वेदांत सूत्र तो ब्रह्म सूत्र को ही कहते हैं। तो यही था आज का वीडियो। कोई भी हेट नहीं है किसी को भी, और हेट मतलब कर भी मैं कैसे सकता हूँ। मेरे लिए तो अभी मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मुझे सबको ही नमन करना चाहिए, जिन्होंने अद्वैत की बात करी, जिन्होंने अष्टावक्री की बात करी, जिन्होंने कृष्ण की बात करी, बुद्ध की बात करी। तो मेरे लिए तो सब ही मतलब सम्माननीय है। सबका जो ज्ञान का स्रोत है, सबकी जो ज्ञान की गंगा है, मुझे अभी तो सब में ही डुबकी लगानी है। तो आई कॉन्ट से लाइक दैट कि मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है, मुझे वहाँ से प्रॉब्लम है। लेकिन जब बेसिकली जो बातें हैं वहाँ पे तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे नहीं सही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म से हम साइंस को नहीं हटा सकते। वी कांट मेक अ डिनायल ऑन एवोल्यूशन, वी कांट मेक अ डिनायल ऑन एनीथिंग विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। स्पिरिचुअलिज्म नेवर टॉक्स अबाउट इट। और जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, अगर वो स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा है और साइंस को नकार रहा है। ये दो चीज़ें साथ में ही चल सकती हैं। स्पिरिचुअलिज्म अकेले नहीं चल सकता है। स्पिरिचुअलिज्म अकेले चल रहा है तो वहाँ पे सिर्फ पाखंड है, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।